हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बढ़िया होंगे। अभी तक के सारे वीडियो देख लिए होंगे आपने, और मुझे उम्मीद है सारे वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इसी वीडियो क्रम में अगला क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। मादा युग्मकोद्भेद। मादा युग्मकोद्भेद का विकास एवं उसकी संरचना या उसका प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। ठीक है, आपने पहले चैप्टर में फ्लावर के बारे में पढ़ा था, पुष्प के बारे में पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था कि मादा जननांग जो होते हैं पुष्प के, उसको क्या बोलते हैं हम? जायांग, गाइनोसिल। ठीक है, जायांग अंडाकों से मिलकर बनता है, कार्पस से मिलकर के बनता है। ठीक है, अंडाकों की संख्या एक या अधिक जायक के अंतर्गत हो सकती है। एक अंडक होने पर ऐसे जायक क्या कहलाता है? एक अंडापी। और एक से अधिक अंडक हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बहुअंडापी जायांग। ठीक है, बहुअंडापी जायांगों में क्या स्थिति होती है? जायांग के अंदर एक से अधिक अंडक होंगे और सभी अंडक पृथक पृथक होंगे, तो इसको बोलेंगे पृथक अंडापी। और जब सभी अंडक आपस में संयुक्त होंगे तो ये कहलाएगा संयुक्त अंडापी। ठीक है, जायांग अंडकों से मिलकर बनता है। अंडक की संख्या एक होने पर जायांग एक अंडा भी कहलाएगा। एक से अधिक अंडक होने पर बहुअंडापी। बहुअंडापी में दो अवस्था होंगी, पृथक अंडापी और संयुक्त अंडापी। पृथक अंडापी में सभी अंडक पृथक पृथक रहते हैं और संयुक्त अंडापी में सभी अंडक आपस में संयुक्त रहते हैं। अब अंडक जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है। ये सबसे ऊपरी पार्ट इसका वर्तिकाग्र, और लंबी सी नलिका ये जो होती है ये वर्तिका कहलाती है। और नीचे इसका फूला हुआ पार्ट ये अंडाशय कहलाता है, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ये जो पार्ट है कहलाता है वर्तिका, और फूला हुआ ये पार्ट अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर पहले ही फ्लावर का जो डायग्राम बनाया था उसमें बीच में संरचना बनाई थी, आप देखी होगी। ये अंडाशय भित्ति होती है, इस पर बीजांड लगे होते हैं। इस अंडाशय के अंदर बीजांड संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। ये जो संरचना होंगे क्या बोलेंगे? बीजांड। ठीक है, बीजांड जो होता है इसका दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि आगे चल करके इस बीजांड के अंदर ही हमारा मादा युग्मकोद्भेद विकसित होता है, यानी ये मादा युग्मक को धारण किए रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारा अंडक है इसका दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक है ना। तो गुरु बीजाणुधानी किस पर पाई जाती है? गुरु बीजाणुधानी पर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण पर पाई जाती है। ठीक है, इसके आप नोट करो, फिर आगे इसकी संरचना समझाते हैं। बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है?
अब आगे आप देखते हैं गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है। बीजांड की संरचना काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, एग्जाम में भी कई बार आ चुकी है ये बीजांड की संरचना। देखिए बीजांड जो होता है इसका मुख्य भाग मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती है गोलाकार, इनको पूरा बना देता हूं। ये पूरी पूरी संरचना मृदुतक कोशिकाओं से भरी होती है। ये जो संरचना इसको बोलते हैं बीजांड का है, ठीक है। मृदुतक कोशिकाओं से बनी ये संरचना क्या कहलाती है? बीजांड काय कहलाते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय के चारों ओर मृदुतक कोशिकाओं के ही आवरण पाए जाते हैं। ये पहला आवरण, ये दूसरा आवरण, ठीक है। इन आवरणों को कहते हैं हम अध्यावरण। बाहर वाला ये आवरण बाहरी अध्यावरण कहलाएगा। बाहरी अध्यावरण, अंदर वाला आंतरिक अध्यावरण कहलाएगा। ठीक है। ज्यादातर बीजांडों में अध्यावरण की संख्या 2 होती है, बाहरी और आंतरिक। तो ऐसे जो बीजांड होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वि-अध्यावरणी। क्या कहलाएंगे? द्वि-अध्यावरणी। लिख देता हूं इसको, द्वि-अध्यावरणी। वैसे मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें लिखा हुआ होगा क्लियर। किसी बीजांड में अध्यावरण संख्या 1 होती है तो उसको बोलेंगे एक अध्यावरणी, और जब अध्यावरण होगा ही नहीं तो उसको बोलेंगे हम अ-अध्यावरणी। ठीक है ना। इस प्रकार से बीजांड के चारों ओर उपस्थित अध्यावरणों के आधार पर बीजांड द्वि-अध्यावरणी होते हैं, एक अध्यावरणी होते हैं और अ-अध्यावरणी होते हैं। ज्यादातर जो बीजांड होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? द्वि-अध्यावरणी होते हैं, यानी इनके चारों ओर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। ठीक है। अब बीजांड में एक स्थान ऐसा, यहाँ पर ये जो स्थान आपको दिख रहा है, देखो ये नली सी जो बनी हुई है, ये स्थान ऐसा जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित है। तो ये जो नलिका सी बन जाती है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक। इसके विपरीत पार्ट जहां पर अध्यावरण विकसित होते हैं, ये पार्ट कहलाता है इसका निभाग। इसको बोलेंगे निभाग। ये निभाग कहलाता है। ठीक है। अब ये जो संरचना है जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम बीजांड व्रंत। ये पार्ट क्या कहलाएगा? बीजांड व्रंत। ठीक है। अब ये बीजांड व्रंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है, ये जहां इस हिस्से में जुड़ा हुआ है, इस भाग को बोलेंगे हम नाभिका। या हाइलम। ठीक। बीजांड में अध्यावरण, ये जो बीजांड व्रंत होता है थोड़ा सा उभार बना लेता है कुछ दूरी तक, और इस उभार को हम कहते हैं रेफी।
अब आइए अंदर की बात करते हैं। ये जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय के अंदर ये जो बीजांड द्वार है, इस बीजांड द्वार की तरफ एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस तरह से ये जो संरचना है इसको बोलेंगे हम भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ठीक है। यानी बीजांड काय के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। अब इस भ्रूण कोश में ध्यान से समझना है इसको, ये जो बीजांड द्वार वाला छोर है और ये निभाग वाला छोर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीजांड द्वार वाले छोर पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें एक तो बीच में बड़ी कोशिका होती है फ्लास्क के आकार की, और इसके पास में नजदीक 2 कोशिकाएं और होती हैं, ठीक है। इसमें जो बड़े आकार की कोशिका है इसको तो बोलते हैं हम अंड कोशिका। ठीक है, कहलाती है अंड कोशिका, ठीक है। और इसके आसपास ये जो कोशिकाएं ये कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर के इनको सम्मिलित रूप से बोलेंगे अंड उपकरण। अंड उपकरण, ठीक है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या कहलाती हैं, अंड उपकरण कहलाती हैं, ठीक। अब निभाग वाली छोर की तरफ ये निभाग वाला हिस्सा है, यहां पर भी इसमें 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, 2 3, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक। अब इसका जो मध्य पार्ट है, इस मध्य भाग में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जो 2 कोशिकाओं के सम्मिलित होने से बनती है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है ना। ये केंद्रक बाद में फ्यूज हो जाते हैं, निषेचन से पहले ये संरचना मिलकर क्या बनाती है, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक होता है जो 2 गुणित होता है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक का संयोजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हम देखें कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं हैं, लेकिन केंद्रक कितने हैं, इस द्वितीय केंद्र में 2 केंद्रक हैं और सब में 1 केंद्रक इनमें होगा ही, तो 8 केंद्रक होंगे, कोशिकाएं कितनी होंगी, 7, ठीक है ना। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था जो होती है भ्रूणकोश की, इसको हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ये जो भ्रूणकोश होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, मादा युग्मकोद्भिद, क्योंकि अंड कोशिका ये तो मादा युग्मक है, तो मादा युग्मक कहां पर है, भ्रूणकोश के अंदर है, ठीक है ना। तो भ्रूणकोश क्या कहलाएगा, मादा युग्मकोद्भिद, और ये कहां पर बनता है, बीजांड के अंदर, ठीक है ना। एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, देखो दोबारा। बीजांड, इसका मुख्य पार्ट होता है बीजांड काय, जो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड के चारों ओर मृदुतक कोशिकाओं के आवरण पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अध्यावरण। इनकी संख्या 2 होती है, बाहर वाला बाहरी अध्यावरण, अंदर वाला आंतरिक अध्यावरण होता है। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं, द्वि अध्यावरणी, एक अध्यावरणी और अध्यावरणी, ठीक है ना। अध्यावरण की संख्या 2 होगी तो बीजांड क्या कहलाएगा, द्वि अध्यावरणी। ज्यादातर पादपों में द्वि अध्यावरणी बीजांड पाए जाते हैं। अध्यावरण की संख्या 1 होने पर बीजांड क्या कहलाएगा, एक अध्यावरणी। और अध्यावरण की संख्या यदि नहीं है तो उस बीजांड को बोलेंगे हम अध्यावरणी, ठीक है। बीजांड व्रंथ के द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़ा होता है बीजांडासन पर, यह आपने 11th में पढ़ लिया है। बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम नाभिका, ठीक है ना। और इस नाभिका के ऊपर अध्यावरण पर एक वार्षा होता है बीजांड व्रंथ के द्वारा बना हुआ, उसको बोलते हैं हम रैफी, ठीक। बीजांड काय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं भ्रूणकोश, जो बीजांड द्वार की ओर होती है। और इस भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, अंडोपकरण, जिसमें एक बड़ी कोशिका होती है फ्लास्क के आकार की, उसको बोलते हैं अंड कोशिका, और इसके आसपास 2 कोशिका होते हैं, उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है ना।
इसी प्रकार से निभाग की ओर जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। बीच में दो कोशिकाओं के समायोजित हो जाने से द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये बीजांड की संरचना होती है जो पादपों में पाई जाती है। आज आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से देख लें, आप समझ लें अच्छी तरह से। कल स्टार्ट करेंगे हम। ये जो बीजांड होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं और इन बीजांडों में गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है और इस भ्रूणकोश का, ये जो भ्रूणकोश विकसित हो रहा है बीच में, इस भ्रूणकोश का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो 3 टॉपिक हम कर लेंगे। कल 3 टॉपिक होने पर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा चैप्टर चल रहा है आपको ये, तो कल ही इसके सारे नोट्स में आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दूंगा और इसको अच्छी तरह पढ़ करके आप और चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना। इसको समझने के बाद आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर फोन करके पर्सनली आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है ना?